पुलिस ने सफेद पोश बदमाश को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। पुलिस ने इस अभियान के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले बदमाश को धर दबोचा। शातिर ठगोरे ने खुद को राजस्थान के मुख्यमंत्री का पीए भी बताया। इंदौर में फर्जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बनकर बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को ठगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े ठगोरे मुरली पिता गोविंद राम त्रिलोकवानी निवासी भगवान दीन नगर ने पूछताछ में बताया कि वह 17 लोगों से 20 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुछ चेक और फोटो सहित परिचय पत्र भी बरामद किए हैं। हम लोगों ने विशेष फोकस ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं उन पे किया है और इसमें कई तरह के इनपुट लोगों से और इवन मीडिया से हमें मिलता रहता है। उसी कड़ी में एक फर्जी आरबीआई के अधिकारी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। यह आरबीआई का अधिकारी बन लोगों को इवन कुछ बैंक के भी स्टाफ्स को इसने गुमराह किया, ठगा और यह कहते हुए कि उनके लिए फ्रेश करेंसी नोट्स लाके देगा, उनसे पैसे लिए। अब तक करीब 17 लोग जिन्हें इसने ठगा है उनके बारे में हमें पता चला है और लगभग 20 लाख रुपए की ठगी की खुलासा हुई है। साथ ही साथ इसके बारे में जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये मूलतः जयपुर का रहने वाला है और करीब 10 साल से इंदौर में रह रहा है। यहाँ उसने इसके ऑलरेडी एक लड़की के साथ इलिसिट अफेयर और करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था, जिसमें एक अपराध तुकोगंज थाना में ऑलरेडी पंजीबद्ध है 2007 में। पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर डॉक्टर आशीष ने बताया कि आरोपी मूलतः जयपुर का रहने वाला है और 10 साल पहले एक लड़की के इश्क में परिवार वालों को छोड़कर इंदौर आ गया था। यहाँ पर वह कर्ज के भारी बोझ के तले दब गया तो ठगी की वारदात को अंजाम देने का कार्य करने लगा। आरोपी बेहद स्मार्ट और जानकार है, जिसको कि सिस्टम के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में आइडिया होने के कारण पढ़े लिखे लोगों को अब विश्वास में लेकर उनसे इसने ठगी को अंजाम दिया है। जहां तक ये इसके जो कार्यशैली का सवाल है, चूंकि ये बैंकिंग का फंक्शन जानता था और बैंकिंग में क्या कमजोरियां होती हैं जो कि बैंकिंग स्टाफ को कन्विंस करने के लिए, उनको बरगला देने के लिए कहा जा सकता है, वो इसको पता था, इसलिए उसको उन चीजों को इसने यूज कर इस तरह का घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुरली त्रिलोकवानी ने लोगों को पुराने नोट बदलकर नए नोट देने, बैंकों में गिरवी रखी अचल संपत्ति को छुड़वाने और अन्य मामलों में लोगों को राहत देने की बातों में उलझाकर ठगने का कार्य बड़ी ही सफाई से करता है। त्रिलोकवानी कई महिलाओं से संबंध भी स्थापित कर चुका था। यही नहीं, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक मामले में ठगोरा मुरली फरार है और कोर्ट ने इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी कर दिया था। मुरली ने अपना निशाना मरोठिया बाजार और सराफा बाजार के कई कारोबारियों को बनाया था। खंडवा रोड पर हुई गैंगरेप की घटना ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग प्रारंभ करेगी। दिल्ली और अन्य शहरों में सामूहिक गैंगरेप की वारदातों ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वहीं इंदौर जैसे शहर में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी है। खंडवा रोड पर हुई घटना के बाद पुलिस ने अब अपनी पकड़ असुरक्षित इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में करने की तैयारी कर ली है। एसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर आशीष ने बताया कि पुलिस अब सामूहिक गैंगरेप की घटना के बाद उन निजी संस्थानों पर शिकंजा कसेगी जहां ऐसी वारदातें होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों और सुनसान स्थानों पर पुलिस पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग गश्त लगाने की भी रणनीति बना रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो इस तरह के जो बॉडी ऑफेंस होते हैं, ये जनरली अगर आप देखें घटना स्थल तो या तो कोई परिचित रहता है घटना में, और घटना स्थल एक कई
ऐसा जगह होता है जो कि एक प्राइवेट प्लेस या लोगों के विजिबिलिटी से दूर रहता है। ये हमारे पुलिस में एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो अभी पेट्रोलिंग सिस्टम है जो अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा, बाहरी क्षेत्र के लिए भी विशेष पेट्रोलिंग वाहन चलाए जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों के जरिए आम नागरिकों को भी सचेत करना चाहूँगा कि इस तरह के जो अकेले या सुनसान सा जगह हो, उन जगहों को जनरली अगर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड नहीं है तो रात या ऐसे समय में जब वहाँ पे कोई रहता नहीं हो ना जाएं। और अगर कहीं कुछ ऐसा आपको संदेह भी हो, कहीं पे कोई शक हो कि किसी तरह का गलत होने का संभावना है, तो तत्काल 100 नंबर पे डायल करके कंट्रोल को बताएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग शीघ्र उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां पे अगर इस तरह के असामाजिक तत्व मौजूद हों और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उन लोगों से भी आग्रह किया है कि वे ऐसे इलाकों या स्थानों पर न जाएं जहां भीड़ भाड़ कम होती है या लोग नहीं होते हैं। पुलिस ने ऐसे सभी स्थलों पर जाने वाले लोगों से यह भी अपेक्षा की है कि वे यदि असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करें। पुलिस समय रहते नियत स्थान पर पहुंचेगी। शहर में बढ़ते अपराधों के कारण पुलिस परेशान है। इधर बदमाश दुकानों मकानों के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। ऐसे कैद हो चुके बदमाशों को पकड़ने के लिए अब हाईटेक तकनीकी का उपयोग करने की तैयारी पुलिस ने कर दी है। इमली बाजार में शराबी युवक की हत्या करने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने हत्यारे को क्या पकड़ा, उसके बाद तो पुलिस अब हाईटेक होकर अन्य राज्यों से संपर्क कर अपराधियों को तलाशने और उनके गिरोहों का पर्दाफाश करने पर लगी है। बिल्कुल हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जब भी हमें कुछ ऐसा इनपुट मिलता है तो हम पूछताछ की कार्रवाई भी करते हैं और जांच की कार्रवाई भी करते हैं। एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है जो इस तरह के ठगी के वारदात को जो अंजाम दे रहे हैं। अब डीएसपी साहब के नेतृत्व में वो टीम काम कर रही है, तो हम लोग डेफिनेटली इसमें प्रयास करके उन तरह के जो सरगना को एसपी डॉक्टर आशीष ने बताया कि इंदौर पुलिस हाईटेक व्यवस्था को चुनौती देकर अपराध करने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई और कैसे की जानी है, इस पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की पुलिस और क्राइम ब्रांच से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस शहर के चुनिंदा स्थानों पर जीरो टॉलरेंस शुरू करने के बाद अब पूरे शहर में यह व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है। जीरो टॉलरेंस की नई व्यवस्था अगले सप्ताह से लागू हो जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। लोगों में यातायात का भाव जगाने के लिए पूरी तरह से हर पॉइंट पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष ने बताया कि कुछ चुनिंदा स्थानों के अलावा शहर के हर क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस व्यवस्था लागू की जाएगी। ये जीरो टॉलरेंस जोन में जो हमें अनुभव रहा है, इसके आधार पे अब जीरो टॉलरेंस जोन को हम पूरे शहर में एक्सटेंड करना चाहेंगे, जिसके लिए जो अप्रोच रखा जाएगा वो ये होगा कि किसी भी एक वायलेशन पे, किसी भी एक जो ट्रैफिक के रूल का वायलेशन हो रहा है, हम उस वायलेशन के लिए जीरो टॉलरेंस पूरे शहर में 2 या 3 दिन के लिए रखेंगे। जैसे अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक सिग्नल को उल्लंघन कर रहे हैं तो पूरे शहर में 4 दिन तक इस तरह के वायलेशन पे एक्सटेंसिव चलानिंग होगा। इसी तरह से जैसे ट्रिपल राइडिंग पे अगर हम जीरो टॉलरेंस लगाए हैं तो अगले 4 दिन तक ट्रिपल राइडिंग पे कहीं भी अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य तरह के वायलेशन को टॉलरेट किया जाएगा, लेकिन इस पे विशेष फोकस रखा जाएगा। तो ये हमारा जो जीरो टॉलरेंस जोन का कंसेप्ट है, इसका सेकेंड फेज होने वाला है। इसको अगले सप्ताह से हम शुरू कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष ने बताया कि पूरे शहर में चलाई जाने वाली जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था का जिम्मा यातायात पुलिस के अलावा थानों की भी पुलिस जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस की यह कार्रवाई अगले सप्ताह से होगी। बीआरटीएस पर चलने वाली आधुनिक और वातानुकूलित सिटी बस मॉडल के रूप में इंदौर आई। 60 लाख की इस बस में 34 यात्री सीट हैं और इतनों के ही खड़े रहने की जगह है। इसमें दोनों ओर ऑटोमेटिक गेट हैं। आज इस सिटी बस को ट्रायल बतौर चलाया गया। बीआरटीएस कॉरिडोर के बॉटलनेक वाले हिस्से में वही हुआ जिसका डर अफसरों को पहले से था।
पैरेट ग्रीन रंग की आधुनिक चमचमाती बस जब कॉरिडोर पर दौड़ी तो वह गीता भवन से LIG तक के कई हिस्सों में फंसती नजर आई। बीच के चौराहों व खुले कॉरिडोर वाले हिस्सों में दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में ड्राइवर को जगह जगह ब्रेक लगाने पड़े। बावजूद MY के योजना क्रमांक 78 तक का सफर मात्र 17 मिनट में पूरा हो गया। प्रशासन की मंशा है कि अप्रैल में BRTS पर बस संचालन शुरू कर दिया जाए। बुधवार को बतौर ट्रायल इस कॉरिडोर पर चली पैरेट ग्रीन कलर की आधुनिक AC बस भी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के परिसर में पहुंच गई। कंपनी ने शाम 5 बजे बस को ट्रायल रन के लिए उतारा, जिसमें महापौर व आला अफसरों ने सिटी बस ऑफिस से योजना क्रमांक 78 के चौराहे तक का सफर किया। BRTS के बड़े चौराहे पर संकरी सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक में यह बस फंसती नजर आई। सबसे अधिक दिक्कत कॉरिडोर के बॉटल नेक वाले हिस्से में आई। इसमें कॉरिडोर के व्यस्ततम चौराहे गीता भवन, पलासिया, इंडस्ट्री हाउस और विजयनगर पर भारी ट्रैफिक के कारण बस को चलने में परेशानी आई। खासकर इन चौराहों का हिस्सा खुला होने से लेफ्ट टर्न से आने वाले वाहनों से भी बस की गति को प्रभावित हुआ। खासकर इन चौराहों का हिस्सा खुला होने से लेफ्ट टर्न से आने वाले वाहनों ने भी इस बस की गति को प्रभावित किया। BRTS का आज का सफर बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा लगा। ये ट्रायल रन था, हालांकि अभी बहुत सा कार्य बाकी है। BRTS का उद्देश्य उन लोगों को राहत पहुंचाना है जो बसों में सफ़र करते हैं। और बस में एक साथ 50-55 आदमी सफ़र करते हैं। 50-55 आदमियों का समय बचे, इस थीम के ऊपर इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है। उस हिसाब से जो आज ट्रायल रन रहा वो बड़ा सफल रहा। लोगों में भी बड़ा कौतूहल था कि बस किस तरह की होगी। आज लोगों ने प्रत्यक्ष में इसे देखा। मैं समझता हूँ जब 15 अप्रैल के बाद ये बस चालू होगी तो इंदौर की जनता इसको बड़े अच्छे रूप में लेगी और इसका अधिक से अधिक लाभ लेगी। समय नहीं था, अभी पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, अभी इसका परीक्षण भी हो रहा है। हाईकोर्ट का आदेश भी है कि इसको सभी बिंदुओं पर विचार करके जनता के हित में निर्णय लिया जाए। वो प्रक्रिया भी चल रही है। अभी जो कुछ है वो अंतिम नहीं है, अंतिम वो होगा जो सबके लिए सुविधाजनक होगा। मेरा अनुभव तो ये रहा कि जो BRTS इसका नाम है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, उसके अनुरूप एक रैपिड ट्रांसपोर्ट तो हमको इसमें मिला। दूसरा चूँकि एयर कंडीशन बसेस थी और कंफर्टेबल बसेस हैं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा सुखद अनुभव रहा इसमें। और इसमें जो स्पीड भी हमारी आई, लगभग 28 से 30 किलोमीटर की स्पीड आई है और हम लोग करीब 22 या उससे अधिक की स्पीड को टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस स्टॉप पे अगर हम रुकते भी तो भी हम लोग 22 प्लस की स्पीड अचीव कर रहे हैं। तो जो हमारी टारगेटेड स्पीड है वो तो अचीव हो रही है इसमें। अब इसमें 2-3 इश्यूज हैं। जैसे इसमें आपने देखा जब बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई तो डॉकिंग जिसको कहते हैं, डॉकिंग में जितना नियरेस्ट डॉकिंग हो सके ताकि गैप बिल्कुल ना रहे। दूसरा अभी लेवल डिफरेंस जो थोड़ा सा 1-2 इंच का आ रहा है वो अभी वहाँ पे डामर की एक मास्टिंग होगी, उससे वो लेवल डिफरेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। और आज एक हमने उसके ऑटोमेटिक डोर्स की भी टेस्टिंग की थी कि उसमें क्लियरेंस प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, तो वो प्रॉपर मिल रहा है हमको उसमें, तो वो भी एक इशू हमारा क्लियर हो गया। अब केवल इसमें एक मुद्दा हमारा ट्रैफिक सिग्नल का रह रहा है, जो ट्रैफिक सिग्नल CDEC के द्वारा आपको पता है जो भारत सरकार का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा उसके कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने 15 अप्रैल तक का हमको उसमें दिया है। बस केवल वही एक पॉइंट हमारा रहा, बाकी पॉइंट्स हमारे सब निश्चित रूप से मार्च के एंड तक कंप्लीट रहेंगे। और अगर ट्रैफिक सिग्नल के बाद हम लोग अप्रैल माह में इसका ट्रायल रन चालू करेंगे। और आज तो उद्देश्य था कि जो नई बस आई है उसकी ट्रायल ली गई और दूसरा जो इसके बस स्टॉप बने हैं उसमें जो ऑटोमेटिक डोर का प्रावधान किया गया है तो उसका भी टेस्टिंग लेना था। और मैं समझता हूं कि बस बहुत कंफर्टेबल है और जो BRTS का कॉन्सेप्ट है कि हम लोक परिवहन ऐसा उपलब्ध कराएं कि लोग निजी वाहन को छोड़ के इसके अंदर यात्रा करें, तो मैं समझता हूं कि ये बस उस चीज की पूर्ति करेगी। मूलभूत समस्याओं को लेकर बालदा कॉलोनी के रहवासियों ने पार्षद का पुतला फूंका। कॉलोनी में मकान से सटे बिजली के पोल से करंट लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन पार्षद ने एक बार भी यहां की सुध नहीं ली। बालदा कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बरसों से जूझ रहे रहवासियों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। क्षेत्र के भाजपा पार्षद सुधीर के खिलाफ रहवासियों ने मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बालदा कॉलोनी के रहवासियों ने पार्षद को कई बार ड्रेनेज पानी और बिजली के पोल को घर से दूर करने के लिए शिकायत भी की, लेकिन जब पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया तो गुस्साए रहवासियों ने गुरुवार को सुधीर का पुतला फूंक दिया। रहवासियों ने बताया कि वे जब भी शिकायत लेकर पार्षद के पास जाते हैं
तो उनका जवाब होता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं आपके यहाँ कोई काम नहीं करवाऊंगा। तो क्या कहते हैं? वहाँ जाओ सब तो दौड़ाते रहते हैं। वोट नहीं मिले हमको। और ना गरीबी को ओपन भी नहीं बन रहा, हमने 2-2 साल से फॉर्म भर के कलेक्टर में जमा करे। क्या समस्या आते ही नहीं है ना यहाँ? नहीं, अगर आप जोन पर जाते हैं कार्रवाई की शिकायत दिखाने तो क्या बोला जाता? क्या सिर्फ एक दिन आके देख जाएंगे, बस उसके बाद काम खत्म? रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र के मकानों से सटे बिजली के खंभों से अभी तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी तरह अपने बच्चे की करंट लगने से हुई मौत से दुखी पीड़िता ने बताया कि पार्षद की मनमानी से मैंने अपना बच्चा खोया है। आके गिर गया, थोड़ी सी देर वो दीवार निकाला, उसको लेके गए, तीसरे रोज अंत हो गए। करंट लगा उसको। कितने साल का बच्चा था? 10 साल का लड़का था, 10 साल का। उसके बाद आपने अधिकारियों वगैरह बोला तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, सुनवाई नहीं करती है इनके लिए। कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। और ये हेवी लाइन की वजह से इतने परेशान है कि मैं कपड़े तक नहीं सुखा पाती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, बाथरूम तक नहीं जा पाती हूँ, इतना करंट आता है। दीवारों पे हाथ लगाओ तो करंट आता है। तो मतलब ये चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द ये हेवी इसके पहले अधिकारियों के पास गए थे, क्या बोला? एक दिन आके देख लिया, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बोल दिया था कि हटा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम इंदौर की जिला जेल पहुंची। टीम के सदस्यों ने जहां महिला कैदियों से मुलाकात की, साथ ही झाबुआ की गर्भवती महिला कैदी के बारे में जानकारी ली। साथ ही पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला कैदी से मुलाकात भी की। इस दौरान टीम ने झाबुआ की गर्भवती महिला कैदी के मामले की जानकारी ली और पति की जलाकर हत्या करने के आरोप में जेल काट रही आजाद नगर की हबिला उर्फ हल्लो बी से मुलाकात की। हल्लो से मुलाकात के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चारूबली खन्ना ने बताया कि हल्लो ने जो कृत्य किया है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसने जो कदम उठाया है वह परिस्थितिवश लिया हुआ है। उसका पति उससे वेश्यावृत्ति करवाना चाहता था, इस कारण उसने हत्या की है। उसकी जमानत के लिए आयोग प्रयास करेगा। साथ ही हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद हुए हल्लो के गर्भपात मामले की जानकारी भी आयोग की टीम ने ली। ये विशेषकर ये जो महिला जो आज कोर्ट में है, इसके विरुद्ध ये आरोप है कि इसने अपने पति को छोड़ के एक सो कॉल्ड प्रेमी, जो ये मीडिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, मैं अच्छा मेरे को नहीं लगा, वो उसके संग गई और उसने कत्ल कर दिया। लेकिन असलियत ये है कि वो कोई पति, महिलाएं क्योंकि एक जैसे कहती है क्लोज एनवायरनमेंट में रहती हैं, तो वो बहुत, चाहे वो कहती है कि वो फिर भी उनको इतनी सोचने समझने की वो नहीं, अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनको निर्णय देने का जेल में बंद 20 से 35 वर्ष की महिलाओं के आजीवन कारावास मामले में अब आयोग के सदस्य एक याचिका चीफ जस्टिस के सामने लगाएंगी, जिसमें मांग की जाएगी कि जिन महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा हुई है उनके लिए यह सजा पुराने मायनों पर ही रहे, जिसमें आजीवन कारावास में 14 वर्ष की सजा होती थी। गौरतलब है कि आजीवन कारावास के नए नियमों के अनुसार जिस भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी वह जीवन भर ही जेल में रहेगा। बिकॉज शी इज अ विक्टिम, और ये महिला ने हमको जो बयान दिया है उसमें ये भी कहा है कि मैं वो एक होटल बता सकती हूँ इंदौर के बाहर जहाँ मेरे को बेचा गया। तो ये बहुत अहमियत रखता है। और एक आदमी जो उसको इतना बार बार यौन तरीके से उसको यौन शोषण कर रहा है, और उसको आई डोंट नो कि उसने मारा कि नहीं, वो कह रही है वो अपने होश, आई डोंट नो, अगर दिस व्हाट नीड्स टू बी एलैबोरेटेड इज दैट द साइकोलॉजी ऑफ अ बैटर्ड वुमन। जेल पहुंची महिला आयोग की सदस्यों ने जेल की महिला कैदियों से मुलाकात कर उनके साथ जेल में होने वाली व्यवहारों की जानकारी ली। साथ ही यहां की जेल की स्थिति देखकर वे संतुष्ट नजर आईं। जेल जानकारी उनको उपलब्ध करवाई है और हलीमा वाला जो प्रकरण है, जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से एवार्ड से उसमें जानकारी। यदि आप सोच रहे हैं कि आप जो नमकीन बड़े चाव से खा रहे हैं वो शुद्ध है, तो आप इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। चौंकिए मत, ये सही है। इस बात का खुलासा इंदौर के एबी रोड स्थित स्वीट्स एवं नमकीन प्रोडक्ट्स के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई के दौरान हुआ। दरअसल खाद्य एवं औषधि विभाग व जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं
कि एबी रोड पर स्थित कई प्रतिष्ठान पर दूषित खाद्य सामग्री बनाई व बेची जा रही है। लिहाजा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। और में अचानक जिला प्रशासन व खाद्य विभाग एवं औषधि विभाग सक्रिय हुआ। दरअसल विभाग को पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली खाद्य सामग्री के निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन व खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए सबसे पहले गुलकंद बनाने वाली अजमेर फूड प्रोडक्ट्स पर छापामार कार्रवाई की और यहां से 2 घरेलू गैस सिलेंडर। इसके बाद टीम ने एबी रोड स्थित विकास स्वीट्स एवं फूड प्रोडक्ट्स प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई की। कारखाने में बनाए जा रहे नमकीन की जांच की। यहां विभाग को पहले तो घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले कैरोसिन का उपयोग होता दिखाई दिया। इसके बाद विभाग 20 लीटर कैरोसिन जब्त कर लिया। इधर विकास स्वीट्स एवं नमकीन के समीप स्थित एस कुमार नामक नमकीन निर्माता पर भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। एसडीएम ने बताया कि तीनों ही प्रतिष्ठानों पर खाद्य एवं औषधि विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आज ये विकास स्वीट्स में आज जो है छापामार उसमें का दौरान जो है हमारे फूड विभाग नायब तहसीलदार कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे हम लोगों ने आज यहाँ पर निरीक्षण किया और यहाँ पर कई मिक्सचर्स वगैरह जो है और सामग्रियाँ जो है अमानक स्तर की पाई गई। साथ में कुछ यहाँ पर मिट्टी तेल का उपयोग भी करते हुए पाया गया है और जिसमें अभी सैंपल वगैरह यहाँ पर लिया है और फूड एंड ड्रग विभाग ने जो है यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया है। साथ साथ मिट्टी तेल में भी इसी एक्ट के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उस पर भी प्रकरण बना लिया गया है और ये आगे कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय एडीएम साहब के पास में प्रकरण। शराब दुकान को हटाने के लिए बड़ी गौलटोली के रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि शराब दुकान के कारण गुंडागर्दी के चलते लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बड़ी गौलटोली में शराब दुकान हटाने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी गौलटोली की शराब दुकान घनी बस्ती के बीच होने से यहां आए दिन गुंडागर्दी, छेड़छाड़ और मारपीट होती है। इससे रहवासी खासे परेशान हैं। गुंडों के कारण इन लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं किसी काम से जब घर से निकलती हैं तो पहले से कलाली पर मौजूद शराबी उनसे छेड़छाड़ करते हैं, ताने कसते हैं। क्षेत्र में अधिकांश शराबी लोग रहते हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी कर जब घर लौटते हैं तो आए दिन उन्हें शराबी गुंडों से जूझना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि शराबियों की गुंडागर्दी ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। श्रीमान एक बार आप जांच कर लें, वो कलाली नियमों में नहीं चलती है, क्योंकि हमारा बहुत सकड़े छोटी छोटी गलियां हैं। बहुत गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं, जो सुबह बेचारे मजदूरी करते हैं। कुछ बाइयाँ हैं जो काम पे जाती हैं, कुछ ठेले वाले हैं, कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं। ऐसे गरीब तबके के लोग वहाँ निवास करते हैं। उन महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शराब की दुकान वहाँ होने के कारण अगर किसी वो हमारा एक ही रोड है सबके निकलने के लिए। आसपास दवली मोहल्ला है, खटीक मोहल्ला है, बलाई मोहल्ला है, पासी मोहल्ला है, दीवड़ मोहल्ला है, जैसे छोटे छोटे मोहल्ले हैं। जब वहाँ से बच्चे और महिलाएं स्कूल जाने के लिए भी निकलती हैं तो वहाँ उनके साथ जो हरकतें होती हैं वो मैं बता नहीं सकता। इस तरीके के कमेंट्स वहाँ लोग करते हैं उनके ऊपर। इस दौरान क्षेत्र के रहवासियों के चेहरे पर शराब दुकान को लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एमजी रोड पर शहर के प्रतिष्ठित शॉपिंग मॉल ट्रेजर आइलैंड में गुरुवार को दोपहर में अचानक आग लगने के कारण पूरे मॉल में अफरा तफरी मच गई। इस बीच फायर ब्रिगेड ने जहां आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की तो थाना की पुलिस ने लोगों में शांति बनाए रखने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ट्रेजर आइलैंड में आग लगने की सूचना पाते ही दमकल कर्मियों और पुलिस तुकोगंज का बल मौके पर पहुंचा और अपनी अपनी पोजीशन संभालते हुए आपदा से निपटने में जुट गई। फायर कर्मियों ने जहां चौथी मंजिल पर लगी आग को बुझाने का कार्य किया, वहीं थाने की पुलिस ने टीआई में आग लगाकर दहशत फैलाने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ने की कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी कस्टमर सभी फ्लोर के फायर एग्जिट का इस्तेमाल करें। मॉल में आग लग चुकी है, सभी कस्टमर शांति से भगदड़ ना मचाएं, मॉल के बाहर हो जाए। सभी कस्टमर सभी फ्लोर के कस्टमर जल्दी मॉल से बाहर हो जाए। फायर ब्रिगेड के सब इंस्पेक्टर पीएस शर्मा ने बताया कि कर्मचारी तो समय पर आ गए, मगर मॉल के सामने बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के कारण
आग पर काबू पाने में समय लगा। हमारा 3 मिनट के अंदर हम आग के इस बात पे ट्रैफिक को देखते हुए फिर भी और भी 2 मिनट में आ जाते हैं। तो ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा 1 मिनट हमारा और खराब है। आपको लगता है कि ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से? हाँ, ट्रैफिक थोड़ा सही तरह से, मतलब लोग कांच बंद कर लेते हैं गाड़ियों के, तो उनकी आवाज़ आती नहीं है और सारे गिलास भी नहीं देखते हैं। इससे थोड़ा सी फायर ब्रिगेड को थोड़ा डिले होने में थोड़ा ट्रांसपोर्ट। इधर तुकोगंज थाना प्रभारी एम रत्नाकर ने बताया कि मॉल में आग लगाकर दहशत फैलाने वाले 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये ट्रेजर आइलैंड से हमारे थाने पे सूचना आई थी कि 4th फ्लोर पे फूड कॉर्नर है, उसमें आग लगने की सूचना थी, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए, पूरी पब्लिक को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड, हेल्थ वाले सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे थे और पब्लिक को बाहर निकाल करके जो टेररिस्ट थे उनको 4th फ्लोर से पकड़ा और उनको थाने भिजवाया। मैं ये बता दूं आपको कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है यहाँ पे, उसके तहत ही एक मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था कि पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड अदर एजेंसीज यदि कोई आग लगती है तो उस पर कितना प्रॉम्प्टली और जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, उसी का एक ये मॉक ड्रिल था। अब पब्लिक को बता दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने के दौरान ये हमारे द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी सबको। दरअसल ट्रेजर आइलैंड में आग लगने और उसके बुझाने का घटनाक्रम एक पूर्व निर्धारित था। फायर ब्रिगेड ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिससे पता चल सकता है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे कार्य किया जा सकता है, यातायात की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने लाखों की जमीनी धोखाधड़ी करने के मामले में फरार 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी कर पिछले 1 साल से फरार बदमाश को क्राइम ब्रांच ने बुधवार को पकड़ा। उस पर 5,000 रुपए का इनाम था। मुखबिर से सूचना के बाद क्राइम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक अजीज खान के निर्देश में उप निरीक्षक विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने फरार अर्जुन पिता दुर्गा लाल पांचाल निवासी 450 तुलसीनगर इंदौर को पूर्वी क्षेत्र में घूमते पकड़ लिया। उस पर वर्ष 2012 में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में थाना राजेंद्र नगर में प्रकरण पंजीबद्ध है। उस पर पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था। पिछले दिनों पुलिस ने सीरियल किलर सरमन को गिरफ्तार किया। इस मामले में गुरुवार को गवाही हुई, लेकिन उसके वकील ने सभी गवाह को झूठा साबित कर दिया। पिछले दिनों पुलिस ने इंदौर में हुए अंधे कत्ल के मामले में पन्ना के सरमन को गिरफ्तार किया। इस पर 20 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हैं। गुरुवार को इस सीरियल किलर को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे एक नेता ने जबरन फंसाया है, मुझ पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। ये सरासर झूठे प्रकरण लगाए गए, बिल्कुल सरासर झूठे प्रकरण लगाए गए। मेरा इन किसी भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस ने लगाए हैं मुझ पर। अब पुलिस किसके कहने से काम कर रही है, किसके कहने से मुझ पर अपराध लगाए गए हैं। अभी मुझे पेशी में लाते वक्त भी, ले जाते वक्त भी मुझे परेशान किया जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है। सरमन के वकील का कहना था कि पुलिस ने जो गवाह बनाए वे सारे फर्जी निकले। मकान मालिक भरत ने सरमन के बारे में कोई जानकारी कोर्ट को नहीं बताई और न ही किराए से रहने के दस्तावेज पेश कर पाया। वहीं भारत भयूष वाला भी शिनाख्त के बारे में अनजान रहा। कुल मिलाकर पुलिस ने जो गवाह पेश किए वे सभी फर्जी साबित हुए। पुलिस ने इस गवाह के द्वारा ये साबित करने की कोशिश की है कि आरोपी घटना के समय इंदौर में रह रहा था। अब मैंने जब प्रतिपरीक्षण किया इससे, तो इसने ये स्वीकार किया कि ना तो मैं आरोपी का असल नाम जानता हूँ, ना तो उसकी पत्नी का नाम जानता हूँ, जबकि वो बोल रहा है कि पति पत्नी दोनों रहते थे। ना तो उनके पास क्या सामान था उसके बारे में जानकारी है, ना कोई किराएदारी की रसीद है, ना कोई चिट्ठी है। इवन उसको ये तक नहीं मालूम था कि उसकी जो डेट है किराएदारी की वो कब थी, कब से किराएदारी शुरू हुई, कितने दिन वो रहा, कुछ भी उसको जानकारी नहीं थी। इसके प्रतिपरीक्षण से ये साबित हो गया है कि फर्जी गवाह है। और पुलिस ने गुरुवार शाम को इंदौर प्रेस क्लब में भोजशाला मुक्ति संघ के पंडित नवल किशोर शर्मा जमानत पर रिहा होकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भोजशाला के मामले में प्रदेश के मुखिया और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को खलनायक बताते हुए कहा कि सरकार ने पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया है। 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन धार भोजशाला में हिंदू और साधु संतों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर भोजशाला मुक्ति संघ के संरक्षक पंडित नवल किशोर शर्मा को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
27 दिन बाद जेल से जमानत पर छूटने के बाद गुरुवार शाम अपने साथियों के साथ इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इलाहाबाद से मुंबई रत्नागिरी एक्सप्रेस से जाते समय सादी वर्दी में पुलिस ने मुझे जबलपुर स्टेशन पर चलती गाड़ी से उतारा और मेरी हत्या करने के उद्देश्य से मुझे अज्ञात स्थान पर ले गए, लेकिन 10 घंटे के बाद मुझे धार पुलिस के हवाले कर जबरन मेरा MY में मेडिकल करवाया गया और स्वस्थ रहने के बाद भी मुझे ICU में भर्ती करने की कोशिश की गई। बाद में मुझे लसुड़िया थाने लाया गया, जहां पुलिस ने मुझे बेरहमी से मारा और MY में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे जेल भेज दिया गया, जहां से मैं 10,000 रुपए की जमानत पर छूटा हूं। इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार और RSS ने चुप्पी साध रखी है। प्रदेश सरकार सत्ता पाने के लिए RSS का सहारा लेती है, लेकिन धार में हिंदू के साथ साथ महिलाओं और साधु संतों पर बर्बर लाठीचार्ज करने से भी बाज नहीं आती। जी, उनका दौरापन है। आज संघ केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहा है। इतना बर्बर अत्याचार होने के बाद भी आज तक एक सिंगल वर्षन भी संघ या किसी भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नहीं आया है। और जिस प्रकार से संघ कार्यालय संविदा में रहकर सारी कार्य योजना बनी, संघ के पदाधिकारी और उनके द्वारा निर्देशित मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने किया, इसलिए ऐसा लगता है कि इस सब में उनकी संलिप्तता है। भोजशाला के मामले में प्रदेश के मुखिया और कैलाश विजयवर्गीय खलनायक है। 2006-2013 में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में जो बर्बर अत्याचार और दमन चक्र हुआ है, उसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं, जिन्होंने 9 साल तक शासन में रहते हुए केवल हिंदू समाज के साथ केवल वादे किए हैं, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। इसलिए केवल शिवराज सिंह जी ही 12 मार्च को आचार्य धर्मेंद्र के सानिध्य में साधु संतों की बैठक लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। बिहार और अभी तक प्रांत का हिंदू समाज प्रयत्नशील था, लेकिन अब अखिल भारतीय स्तर पर लेकर एक व्यापक स्वाभिमान जागरण का कार्यक्रम तय होगा और आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जो हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में, और फिर उसके साथ अपने पूज्य शंकराचार्य जी हैं, नरेंद्रानंद सरस्वती यहाँ पर आए, महामंडलेश्वर है, अखाड़ा परिषद है, ये सब मिलकर सम्मिलित रूप से इस कार्य योजना को 12 तारीख को तय करेंगी और फिर उसके बाद इस काम को आगे कार्य योजना बनाना। कितने लोग हैं देश में आपके साथ?